सिंपल क्वेश्चन आते हैं एमपीडीएलएड के एग्जाम में तब भी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आज हम देखेंगे एमपीडीएलएड फर्स्ट ईयर पेपर कोड 801 बाल अवस्था एवं बाल विकास के लघु उत्तरीय क्वेश्चंस, जो कि प्रश्न नंबर 4 से लेकर प्रश्न नंबर 9 तक आते हैं। आपको बता दूं कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आज हम 2025 के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और मैंने काफ़ी एंगेजिंग तरीके से इनको जमाया ताकि आपका पढ़ने में मन लग सके। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं, पृथक्करण के रूपों को लिखिए। तो इसमें आपसे पूछा है पृथक्करण के रूप कितने होते हैं, यानी कि जो सेपरेशन होता है उसे कितने भागों में बांटा गया है, या फिर 2-30 शब्दों के हिसाब से हमें इसको जमाना है तो हम किस प्रकार से इसको जमाएंगे वही देखना है। तो देखिए, पृथक्करण का मतलब है अलग करना। तो हम इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। आप अन्य 2 भाग भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने इनको इन भागों में बांटा है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे एक हो गया भौतिक पृथक्करण, संवेगात्मक पृथक्करण और सामाजिक पृथक्करण। तो भौतिक पृथक्करण और संवेगात्मक पृथक्करण। संवेगात्मक पृथक्करण से तात्पर्य होता है जो भी इमोशन से जुड़ा हो, यानी कि जो हमारे इमोशन होते हैं प्यार वगैरह, उससे अलग करना। और भौतिक पृथक्करण क्या है, जब बालक को अपने माता पिता या परिवार से शारीरिक रूप से दूर कर दिया जाए तो उसे बोलेंगे भौतिक पृथक्करण। इसको मैं थोड़ा जूम करूँगा ताकि अच्छे से देख सकें आप। तो भौतिक पृथक्करण कैसे होगा, जब बालक को उसके माता पिता या परिवार से शारीरिक रूप से दूर कर दिया जाए। सपोज करो कि उसे बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया या फिर स्कूल ही भेज दिया, तो 6-7 घंटे 8 घंटे के लिए बच्चा क्या हो जाएगा, अपने माता पिता से शारीरिक रूप से दूर हो जाएगा। तो ऐसे बोलेंगे हम भौतिक पृथक्करण। अब दूसरा देखो, संवेगात्मक पृथक्करण, यानी कि ये इमोशंस पर खेलेगा। देखो, इसमें बालक अपनों के साथ तो रहता है लेकिन उसे उचित स्नेह और मानसिक जुड़ाव महसूस नहीं हो पाता। तो बच्चा जो है अपनों के साथ तो है, लेकिन बच्चों को जो है अपने बड़े बड़े लोगों से उस प्रकार का प्यार और मानसिक रूप से जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा। तो वह क्या होगा, संवेगात्मक पृथक्करण होगा। इसके अलावा एक आता है सामाजिक पृथक्करण। बालक को समाज या समूह की गतिविधियों से अलग थलग कर देना। जैसे अब देखो, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए खेलने के लिए अन्य बच्चों के साथ जगह भी चाहिए, स्पेस भी चाहिए थोड़ा, या उन्हें कहीं घूमने के लिए भी ले जाना चाहिए, बाहर खाने के लिए, या फिर घर में ही सब फैमिली के साथ खाने के लिए भी रखना चाहिए। लेकिन यदि इस तरीके की चीज़ें बालक के साथ नहीं हो रही तो वह क्या हो गया, एक तरीके से उसे समाज से अलग कर दिया। तो सामाजिक पृथक्करण हो गया, संवेगात्मक और भौतिक। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और अब यदि यह क्वेश्चन रिपीट होगा तो आप आसानी से इसको लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। तो ये रहा अपना प्रश्न नंबर 5। इसमें इसने पूछा बाल शोषण का क्या अर्थ है, यानी कि जो बालकों का शोषण किया जाता है उससे क्या अर्थ है। अब आप अपने हिसाब से भी इन क्वेश्चंस को लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको जो मैंने परिभाषाएं दी आप वही लिखें, लेकिन ये परिभाषाएं ऐसी हैं कि आप यदि इनको एज इट इज लिखते हैं तो आपके जो है नंबर ठीक नहीं कटने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, अब बाल शोषण का अर्थ क्या है, किसी वयस्क या संस्था द्वारा बालक के साथ किया गया ऐसा दुर्व्यवहार जो उसे शारीरिक रूप से भी या फिर मानसिक रूप से या फिर संवेगात्मक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए। यानी कि हो सकता है कि कोई वयस्क है, वह बच्चे को शारीरिक रूप से प्रताड़ना दे रहा है तो वह भी बाल शोषण होगा, या उसे मेंटली टॉर्चर कर रहा है। मेंटली टॉर्चर कैसा, कि उसको जो है बार बार किसी चीज़ की वजह से टोक रहा है, या कुल मिला के जो है उसके इमोशंस पर भी हो सकता है, जैसे संवेगात्मक स्वास्थ्य को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस प्रकार इसमें शारीरिक प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न, उपेक्षा और आर्थिक लाभ के लिए बाल श्रम कराना भी शामिल होता है। इसके अलावा बाल शोषण का मतलब यही नहीं कि अकेले अपन शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक स्वास्थ्य को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपन हो सकता है उसको क्या कर रहे हैं, बाल श्रम भी करा रहे हैं, तो वह भी बाल शोषण ही है। यह बालक के क्या है, मौलिक अधिकारों का हनन करता है। इतना तो आप समझ ही पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से यह 2 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन थे। अब देखते हैं हम 5 क्वेश्चन देख लिए हमने, 4-5। अब देखें 6वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न नंबर 7 2025 में, स्थूल गति कौशल की 2 विशेषताएं लिखी। अब देखिए, स्थूल गति मतलब क्या है, तो जहाँ पर भी स्थूल शब्द आए समझो बड़ी मांसपेशियों का इसमें उपयोग हो रहा है। तो स्थूल गति कौशल की पहली विशेषता तो हम यही लगा देंगे कि इसमें क्या हो रहा है, बड़ी मांसपेशियों का उपयोग। जैसे इसमें शरीर की बड़ी मांसपेशी, जैसे हाथों का, पैरों का और धड़ का उपयोग हो रहा है, तो वह क्या है,
स्थूल गति कौशल है। इसके अलावा समन्वय और संतुलन का भी पॉइंट बना सकते हैं आप इसमें। यह कौशल शरीर के संतुलन और गति को नियंत्रित करने में सहायक होता है, जैसे दौड़ना, कूदना, तैरना और गेंद फेंकना। तो उम्मीद है आपको स्थूल गति कौशल समझ में आया होगा। सूक्ष्म गति कौशल क्या होते हैं, जिनमें हम कम मांसपेशियों का उपयोग करते हैं। तो यदि सूक्ष्म गति कौशल आपसे पूछ ले तो आप लिख सकते हैं कम मांसपेशियों का उपयोग, और एक भी पॉइंट आप अपने हिसाब से भी उसमें लिख सकते हैं। तो इसके लिए 2 पॉइंट मैंने आपको दिखा दी हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आए होंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं 2025 में क्या पूछा गया। उत्तर सहित हकलाने के कोई 2 कारण क्या हो सकते हैं, यानी कि जो बालक हकलाते हैं उसके कारण क्या है। तो देखो, एक तो हो सकता है कि उन्हें क्या वंशानुगत कारण भी हो सकता है, यानी कि बच्चे जो है शुरू से ही, यानी कि उन्हें एक तरीके से कोई बीमारी हो सकती है जो कि उनके अपने मदर फादर के जरिए आई हो। तो कई बार क्या होता है, परिवार में आनुवंशिक कारण से बच्चे के बोलने संबंधी यह समस्या भी देखी जाती है। और एक होता है मनोवैज्ञानिक कारण। तो मनोवैज्ञानिक कारण कैसा, जैसे अधिक डर हो गया, वो बच्चा ज़्यादा भयभीत हो गया, या तनाव में, या घबराहट में, या फिर उसमें क्या हो, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास की यदि कमी हो, तो उसके कारण भी बालक जो है स्पष्ट बोलने में कठिनाई महसूस करने लगेगा और हकलाने लगेगा। तो ये 2 कारण हकलाने के हो सकते हैं, एक वंशानुगत कारण और एक मनोवैज्ञानिक कारण। तो उम्मीद करता हूँ आपको हकलाने के 2 कारण भी समझ आए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं अगले 2 क्वेश्चन जो हमारे लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में आए। अब इसने पूछा कि किशोर अवस्था की कोई 2 विशेषताएं बताओ। तो यहाँ पर सबसे सिंपल क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो यही आया होगा, क्योंकि आप टीनेज यानी किशोर अवस्था की कोई 2 विशेषताएं तो आसानी से लगा सकते हैं। जैसे एक तो क्या है, शारीरिक और मानसिक रूप से परिवर्तन हो जाता है, यानी कि इस अवस्था में क्या होता है, बालक बालिका में तीव्र शारीरिक विकास होते हैं और हार्मोनल बदलाव होते हैं। आप दूसरा ऑप्शन इसमें लगा सकते हो, घनिष्ठ मित्रता एवं पहचान की खोज करने लगते हैं बच्चे। यानी कि आपको यदि इस चीज़ से रिलेट करना है तो मैं आपको बताऊं, जैसे आप स्कूल टाइम में जो आपकी फ्रेंडशिप बनी हुई किसी बच्चे से या बच्ची से, तो भले ही आप सालों साल उस बच्चे या बच्ची से बात नहीं करोगे, लेकिन जब भी वह आपके सामने आएगा या तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा, काफ़ी अजीब सा, आपको काफ़ी घुला मिला हुआ सा महसूस होगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि आप उस समय क्या थे, टीनेज लाइफ में थी जब आपने उससे मित्रता की थी। तो इस समय क्या हो जाती है, घनिष्ठ मित्रता और पहचान की खोज। किशोर अपने मित्रों के समूह को अधिक महत्व देते हैं और समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि किशोर अवस्था की 2 विशेषताएं आपको समझ आई होंगी। इसके अलावा आप अपने हिसाब से भी इसमें कई अवस्थाएं लिख सकते हो। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है और काफ़ी सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं, पता नहीं बच्चे क्यों फेल हो जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं मौखिक संप्रेषण क्या है। तो देखो, जहाँ भी वर्ड आए संप्रेषण, इसका आप सीधा मीनिंग निकालना, इंग्लिश में इसका मतलब होता है कम्युनिकेशन, यानी कि किसी से बातचीत करना ही क्या है, संप्रेषण होता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे यही पूछ रहा है कि मौखिक रूप से बातचीत करना क्या होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं आसानी से, नहीं लिख सकते। मौखिक संप्रेषण ऐसी प्रक्रिया जिसमें विचारों का तो होता ही आदान प्रदान, सूचनाओं का बिल्कुल, भावनाओं का आदान प्रदान बोलकर यानी कि मुंह के द्वारा किया जाए। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि मौखिक संप्रेषण ऐसी क्रिया है जिसमें हम विचार, सूचना और भावनाओं का जो है आदान प्रदान मुख द्वारा बोलकर करते हैं। इसमें जो प्रेषक होता है और जो प्राप्तकर्ता होता है, आप इस प्रेषक थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको आप समझ सकते हैं, ये प्रेषक लिखा हुआ है। और प्राप्तकर्ता आमने सामने बातचीत, टेलीफोन से, चर्चा या भाषण के माध्यम से संवाद करते हैं। यह संचार का सबसे तीव्र और प्रभावशाली माध्यम भी माना जाता है। तो ये पॉइंट भी आप देख सकते हैं कि यह संचार का क्या है, सबसे तीव्र और प्रभावशाली माध्यम है। यानी कि मौखिक रूप से बात करना ही क्या है, सबसे ज़्यादा तीव्र होता है और सबसे ज़्यादा प्रभाव भी क्या डालेगा, मौखिक रूप से बात करना। क्योंकि इसमें तत्काल क्या मिल जाती है हमें, फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि मिल जाती है। क्योंकि इसका आप जैसे ही कोई बात स्टार्ट करोगे, सामने वाला भी आपको उसका प्रत्युत्तर देगा, यानी कि फीडबैक देगा। तो यह क्या है, सबसे प्रभावशाली तरीका भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आपको ये 6 क्वेश्चन समझ आए होंगे। यह आपसे 2025 में लघु उत्तरीय प्रश्नों के रूप में पूछे गए थे, जिन्हें मैंने काफ़ी अच्छे से सजाया ताकि आपको पढ़ने में भी मन लगे और आप इनको समझ भी पाएँ। और मैंने काफ़ी सिंपल जो है इनकी जो भाषा को रखने का प्रयास किया है, ताकि आप एक बार में ही पढ़ें और आपको समझ में आ जाए। जो भी क्वेश्चन इनमें से आपको जो है थोड़ा दिक्कत वाला दे रहा है, तो उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में। धन्यवाद।